अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवांस यूज़र यूट्यूब चैनल और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल लाया हूं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि कम से कम बातें करूं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, तो मैं आपको बोर नहीं करूंगा। क्विक स्टार्ट लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको पता ही है कि इसका कितना यूज़ है और ये कितना रिक्वायर्ड है आजकल के दौर में किसी भी जॉब के लिए, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए। अगर आप इसका इंपॉर्टेंस चेक करना चाहते हैं तो गूगल इट, वहाँ से चेक करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात यह है कि 100% माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी को भी नहीं आता। हर बंदा इसको अपने यूज़ की हद तक सीखता है, अपने रिक्वायरमेंट की हद तक इसको यूज़ करता है और उतना सीखता है। बेसिकली आपको इसका यूज़ इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए, डाटा एंट्री के बारे में पता होना चाहिए, फार्मूलाज का बेसिक पता होना चाहिए। एडवांस लेवल पर आप जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप फार्मूला वहाँ से सीख के इजीली अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन बेसिक का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेसिक बताऊंगा आपको, मैं एडवांस लेवल तक आज आपको लेकर जाऊंगा। फ्रेंड्स, शायद आपने देखी हो, मेरी पहले भी एक्सेल के ऊपर एक वीडियो में बनी हुई है। मैंने ये कहा था कि अगर उसके ऊपर अच्छा फीडबैक आ गया तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा फीडबैक उसके ऊपर आया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं, आज काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल आता है वर्जन का कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आपने कौन सा वर्जन यूज़ करना है। देखें, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका लेटेस्ट वर्जन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन आपको कोई भी इसका वर्जन अवेलेबल है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसमें इतने ऑप्शन चेंज नहीं है कि आप परेशान हो जाए वर्जन को लेकर। आप सिंपली मेरे मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं और जिस वर्जन से मैं सिखा रहा हूँ आप समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके माइंड में सवाल होगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और कहाँ से लाना है, और मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में बता दूं कि डाउनलोड कहाँ से करना है। मेरी वेबसाइट है advanceuser.net, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं देता क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से वीडियो डिलीट कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि इसको ओपन कैसे करना है, देखें मैं हमेशा ना बेसिक से लेके चलता हूँ, तो जिन लोगों को ओपन करना आता है हो सकता है कि वो थोड़ा इस चीज़ से बोर हो रहे हों, लेकिन मैं थोड़ा क्विक स्टार्ट लूँगा, इंशाल्लाह आप बोर नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का सबसे जो बेसिक तरीका ये है कि आप यहाँ स्टार्ट बटन पे जाएं और यहाँ पर आपके पास अगर ऑल प्रोग्राम्स आ रहा है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और विंडोज़ 10 में तो ये आसान काम है कि आप यहाँ पे सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एक्सेल टाइप कर लें। EX टाइप करेंगे तो एक्सेल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप एक्सेल को ओपन कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। लेकिन मैं इस मेथड को थोड़ा और ईजी करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट बटन पर गया और जब मैं EX टाइप करता हूँ यहाँ मेरे सामने एक्सेल आ गया, तो मैं इसको राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर दूंगा। जब पिन टू टास्क बार करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेल हमारे सामने मौजूद है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपली मैं सिंगल क्लिक करूंगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक बात होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने की। जब भी आपने ओपन करना है आप इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। मज़ीद अगर इससे भी आप एडवांस लेवल पर जाते हैं तो Windows+R पे करेंगे, आप कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करेंगे इकट्ठा और यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने क्विकली ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ का नॉलेज है। लेकिन ये चीज़ें इतनी यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल चीज़ ये है कि आपको एक्सेल का यूज़ करना आता हो। तो हम उसी जानिब चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक बेसिक विंडो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओपन हो जाती है। एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन है और आगे कुछ बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर और इस तरह से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपली ब्लैंक वर्कबुक से चलेंगे। और इसके अलावा ये जो लेफ़्ट साइड पे पेन है ये रीसेंट का है। यहाँ पे अगर आपने कोई पहले वर्कबुक बनाई हुई है तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वर्कबुक क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो भी फाइल होती है उसको वर्कबुक का नाम दिया जाता है। अभी मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एक वर्कबुक ओपन होगी जिसका नाम है बुक 1। तो बेसिकली आपको अगर किसी ने बताया या नहीं बताया, सबसे पहला काम आपने कोई भी काम जब कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, एक्सेल में करते हैं, या कोई वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं या पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने चीज़ को सेव करना है। अगर आपने चीज़ को सेव नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने एक इमारत बना रहे थे, उसकी बुनियाद ही ठीक से नहीं रखी। तो जब बुनियाद ही ठीक से नहीं रखेंगे तो इमारत क्या बनेगी। तो यहाँ पे सेव करने के लिए Ctrl+S कीबोर्ड से यूज़ होता है और यहाँ से सिंपली आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तब भी आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाता है।
तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करके आप कोई भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ पे आप चीज़ें सेव रखते हैं या जहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे चीज़ें सेव करनी नहीं चाहिए, ये एक प्रोफेशनल बंदे की निशानी नहीं है कि वो डेस्कटॉप पे चीज़ें इकट्ठी करता रहे, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी माई वर्कबुक लिख के डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो अभी ये माई वर्कबुक के नाम से जाना जाएगा और डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माई वर्कबुक, और ये .xlsx इसके आगे लिखा हुआ है। तो ये जो है ये इसकी एक्सटेंशन है, इससे पहचान होती है फ़ाइल की कि ये एक एक्सेल की फ़ाइल है। बैक टू फाइल, मैं फ़ाइल पे दोबारा आता हूँ और यहाँ पे मैं अभी हम इसकी इंटरफेस की बात करते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करने की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, राइट साइड पे आपको यहाँ पे क्लोज़ करने का बटन मिलता है, जिससे आपको पता है कि कोई भी फाइल क्लोज़ की जाती है। ये रिस्टोर डाउन और रिस्टोर मैक्सिमाइज़ करने के लिए बटन यूज़ होता है। ये मिनिमाइज़ के लिए इससे चीज़ यहाँ नीचे टास्क बार में आ जाती है, इससे आप ओपन कर सकते हैं दोबारा। तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये आप सब जानते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है जिस पे हमने काम करना है वो ये टैब्स हैं। ये फ़ाइल टैब है, फाइल का बटन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। और इससे आगे जो है होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है। ये जो भी बटन है ना, इन सब को कहा जाता है रिबन। ठीक है, ये एक रिबन है, क्योंकि रिबन एक लड़ी की तरह होता है तो इसको रिबन का नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं होम के अंदर क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये जो है ये ग्रुप बने हुए हैं। ये रिबन के अंदर ग्रुप हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ आपके पास फंक्शंस या ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके लिए यूज़फुल हैं। और इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आता है, जिससे आप ऊपर या नीचे जा सकते हैं कभी भी काम करते वक्त। और दाएं बाएं मतलब राइट और लेफ़्ट जाने के लिए आपको ये वाला स्क्रॉल बार यूज़ करेंगे आप। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके पास जूम पैन आ जाता है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल और माउस का जो दरमियान में व्हील होता है ड्रैग वाला, उसको घुमाकर भी आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है एक पट्टी बनी हुई है, बार है, माइनस पे क्लिक करने से जूम आउट होगा और प्लस पे क्लिक करने से जूम इन होगा। नॉर्मली मैं 100% पे रख के ही काम करता हूँ और आपको भी यही कहूँगा कि 100% पे ही आदत बना लें कि 100% पे रख कर ही काम करें। इसके अलावा ये पेज व्यूज़ होते हैं। ये नॉर्मल व्यू है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और पेज ब्रेक व्यू है, इसके बारे में हम आगे चल के ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है पेज ब्रेक व्यू, इसका यूज़ होता है, लेकिन वो अब जब हम डाटा फिल करेंगे उस वक्त आपको बताऊंगा। फिलहाल हम नॉर्मल व्यू के ऊपर रख कर काम करते हैं। लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई इशू हो जाता है कि आपका डाटा गायब हो जाता है, तो आप यहाँ से व्यू को चेक कर सकते हैं। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपका व्यू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास शीट आ जाती है। आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है तो दोबारा मैं दूसरी शीट पे आऊँगा तो इस पे वो डाटा मौजूद नहीं है। मतलब आप शीट 1 पे डिफरेंट काम कर सकते हैं, शीट 2 पे डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस का बटन पे क्लिक करने से आप नई शीट क्रिएट कर सकते हैं। और पुरानी शीट को रीनेम करना हो तो आप राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, और माई शीट इस तरह इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं। और इस शीट को आप दोबारा से डिलीट करना चाहें तो इस तरह से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो शीट 1 पे ही हम दोबारा आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो इसके अंदर जो है वो सेल्स के अंदर काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस ऊपर से नीचे जा रही हैं, कुछ लाइंस दाएं से बाएं जा रही हैं। जो लाइंस ऊपर से नीचे आ रही हैं वो दो लाइंस मिलकर एक कॉलम बनाती हैं। जिस तरह मैं अभी डी पे क्लिक करता हूं तो ये डी एक कॉलम है। और यहाँ से इस तरह से देखा जाए तो 6 पे मैंने क्लिक किया तो ये एक रो है। अभी आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है। तो ये एक कॉलम है और ये एक रो है जो अभी सिलेक्टेड है। तो जब भी मैं किसी रैंडम सेल पे क्लिक करता हूँ तो हर सेल का एक एड्रेस होता है। अभी जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एड्रेस बार है, यहाँ पे नेम बॉक्स है, इसके अंदर आपको बताएगा कि ये G8 सेल है। G8 मतलब ये देखें अभी G कॉलम के अंदर है और 8 जो है वो ये रो है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल आता है और वो इस सेल का एड्रेस बन जाता है G8। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है I11, I और 11। इसी तरह आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से टाइप करके भी कहीं जा सकते हैं। जैसे मैं A11 पे यहाँ पे टाइप करके छोड़ता हूँ तो ये A11 पे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल्स कैसे नेविगेट कैसे करते हैं और सेल का एड्रेस किस तरह से यहाँ पे शो होता है। ये एक सेल की पहचान है, हर सेल की एक अपनी पहचान है।
तो उसके बाद ये है फार्मूला बार, यहाँ पे फार्मूलाज टाइप किए जाते हैं और यहाँ पर फार्मूलाज शो होते हैं जो हमने ऑलरेडी टाइप किए हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था आपको फाइल बटन के बारे में बताऊंगा। फाइल पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा से एक नई वर्कबुक क्रिएट कर सकता हूँ। ओपन पे जाता हूँ तो मैंने अभी वर्कबुक क्रिएट की हुई है पहले से, उसको मैं ओपन कर सकता हूँ। मतलब पहले की जितनी पड़ी हुई होंगी उनको ओपन के बटन पर जाके ओपन किया जा सकता है। सेव का जो बटन है उससे फर्ज करें यहाँ पे मैंने कुछ काम किया हुआ है, रिजल्ट कार्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्ज करें यहाँ पे मैंने कोई रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं जब सेव के बटन पे क्लिक करता रहूँगा या कीबोर्ड से कंट्रोल एस करके सेव करूँगा या फिर यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, तो इस फाइल के अंदर जो भी मैं काम करता जा रहा हूँ, जब मैं इस तरीके से सेव करूँगा वो काम वहीं तक सेव होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सेव एज का ऑप्शन है। सेव एज का थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि एक रिजल्ट कार्ड किसी और स्कूल का है, दूसरा किसी और स्कूल का है। तो यहाँ तक जो मैं काम कर रहा था उसको मैंने कंट्रोल एस किया तो माई वर्कबुक के अंदर वो सेव होता जा रहा है। तो यहाँ से अगर मैंने कहना है कि मैंने ये करना है कि किसी और स्कूल का डाटा सेव करना है या कोई डिफरेंट है वो इससे, तो मैं सेव एज पे जाऊँगा तो सेम स्ट्रक्चर के साथ एक और फाइल बन जाएगी जिसका नाम भी अलग होगा। तो सेव एज का ऑप्शन यूज़फुल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंटिंग इसके ज़रिए की जा सकती है। और अकाउंट में जाके आप अपने एक्सेल का वर्जन वगैरह चेक कर सकते हैं। 2016 मेरे पास चल रहा है, ऑफिस 365 भी कहते हैं इसको। फ्रेंड्स, अभी किसी भी सेल के अंदर कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप डबल क्लिक करें। देखें अभी यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये डबल क्लिक करने से आया। आपने सेल के ऊपर सिर्फ एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है ये काफ़ी आगे तक चला गया, जबकि मैंने तो सिर्फ इसी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट टाइप किया था। तो कीबोर्ड से अगर मैं राइट वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि यहाँ ऊपर फार्मूला बार से ये टेक्स्ट गायब हो गया। मतलब जो जे कॉलम के अंदर ये वाला सेल है इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ शो हो रहा है। जब मैं वापस पीछे आता हूँ तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट मौजूद इसी के अंदर है, लेकिन अगले दो सेल्स के ऊपर भी ये ओवरराइट हो रहा है, शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन है आई और जे के दरमियान में, मैं इसके ऊपर जब जाऊँगा तो यहाँ पे एरो की शेप चेंज हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, जिससे ये एक ही सेल के अंदर मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। और एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट लाने का दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से भी ये एक सेल के अंदर ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो जाएगा। आप यहाँ से आगे इसको लेके जाएंगे तो ये सेट होता रहेगा अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सेल के अंदर टेक्स्ट बेसिकली टाइप किया जाता है। अभी फ़र्ज करें मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, गलती से डिलीट हो गया, तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने गलती से कंट्रोल जेड किया है, इसको डिलीट ही रहने देना चाहिए था, तो मैं दोबारा कंट्रोल वाई करूँगा तो वो फिर से रीडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड का मतलब अनडू और कंट्रोल वाई का मतलब रीडू। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपने अगर कोई रो डिलीट करनी है तो इसके ऊपर यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के बटन पे जाएंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। और अगर आपने नई रो ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर रिजल्ट कार्ड मैंने लिखा है, इसके ऊपर एक नई ब्लैंक रो मैंने और ऐड करनी है, तो मैं ये 1 के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे जाऊँगा तो एक रो ऊपर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा कंट्रोल और प्लस जो कीबोर्ड पर आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल और प्लस की शॉर्टकट की से भी रो ऐड हो सकती है। इसी तरह कंट्रोल माइनस से रोज़ डिलीट होती जाएंगी और यही तरीकाकार है कॉलम्स का भी। कंट्रोल प्लस करेंगे तो कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। इसी तरह आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। कंट्रोल जेड से दोबारा से जो भी आपने काम किया होगा वापस बैक चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अभी तक जो हमने बात की है वो ज़्यादातर हमने लेआउट के बारे में की है। लेआउट मतलब जो चीज़ आपके सामने दिखाई दे रही है, ये खाने दिखाई दे रहे हैं जिसका मैंने बताया, ये सेल्स हैं, ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, ये सारी लेआउट थी। अभी तक आपको लेआउट के बारे में बताया, अभी हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो सेल आपने जिस पे क्लिक किया होगा वो होगा एक्टिव सेल। अभी मैंने इस पर क्लिक किया हुआ तो ये एक एक्टिव सेल है। ये कौन सा सेल है? C4, ये एक्टिव सेल है। उसके अलावा आपको माउस के कर्सर का पता होना चाहिए कि अभी मैंने रिज़ल्ट कार्ड वाले पे इस पे सेल पे क्लिक किया है तो यहाँ पे जो मेरे पास प्लस के आइकन वाला माउस एरो आ रहा है, इसको आप जर्नल आइकन कह सकते हैं, जिससे हम सिर्फ हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को, सेल्स को हाईलाइट करते हैं।
तो जो पॉइंटर अभी आ रहा है ये प्लस के निशान वाला, ये जनरल पॉइंटर है। इससे आपने कोई भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हाईलाइट का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग किया तो ये सेल्स हाईलाइट हो गए। अब ये जो एक एरिया है, ये हाईलाइटेड एरिया, ये एक रेंज है। ये पहला जो सेल है ये D7 है और जो लास्ट सेल है इसके अंदर वो I16 है। हाईलाइट करके हम इनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इनको कॉपी कर सकते हैं, डिफरेंट टास्क इनके साथ परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये जो भी पॉइंटर है ये जनरल पॉइंटर है एक हमारे पास। अभी जो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक सेल हाईलाइट किए हुए हैं तो ये वाला जो है ये D5 सेल आ रहा है हमारे पास, और D5 से लेकर ये वाला जो है J14 है। अब D5 से J14 तक मैंने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं। इनको दूसरी तरह से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो D5 और ये रेशो का साइन डाला जाता है। D5 से लेकर अभी यहाँ पर आता है J12, तो J12 यानी सेल्स की रेंज को इस तरह से शो किया जाता है कि D5 से लेकर J12। अभी यहाँ ये जो है ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस तरह से हम फार्मूलाज के अंदर मेंशन करेंगे कि फ़लाँ सेल से लेकर फ़लाँ सेल तक हमने कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। ये भी हम फार्मूला पे काम करेंगे तो इस बारे में आपको बताऊंगा। तो इस तरह जो जनरल सिलेक्शन वाला पॉइंटर है इससे हमने इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास पॉइंटर का दूसरा आइकन आता है वो आता है मूविंग पॉइंटर। तो जब भी हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी मैंने ये सेल सेलेक्ट किया हुआ है। अभी जो इसकी बॉर्डर लाइन आ रही है यहाँ पे टेम्परेरी, इसके ऊपर जब मैं दरमियान में लेके जाता हूँ तो वो आइकन नहीं आता। जब मैं यहाँ लाइन के ऊपर लेके आता हूँ तो ये वाला मेरे पास 4 मुंह वाला एक पॉइंटर आता है, जिस पर मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ड्रैग करवाऊँगा तो सेल पूरा वहाँ से कट होकर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। यानी इसके ज़रिए आप सेल को मूव करवा सकते हैं। तो जब भी आपने सेल को मूव करवाना हो तो ये वाला जो मूविंग पॉइंटर है इसके ज़रिए आप सेल को मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक फिल हैंडल है जिसको क्रॉस हेयर भी कहते हैं। और जब भी हमें कोई टेक्स्ट या फार्मूला नीचे तक पेस्ट करना हो तो हम फिल हैंडल के ज़रिए पेस्ट करते हैं। ये नीचे कॉर्नर में छोटा सा एक डॉट नज़र आ रहा होगा, नोड नज़र आ रही है, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो ये क्रॉस हेयर बना हुआ आ जाएगा। इसको फिल हैंडल कहा जाता है। जब मैं इससे पकड़ के नीचे तक ड्रैग करूँगा तो जो भी चीज़ ऊपर लिखी होगी वो नीचे तक पेस्ट हो जाएगी। लेकिन नंबरिंग के अंदर इसके बड़ा एक इंटरेस्टिंग यूज़ है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। अभी मैं तीनों को हाईलाइट करवा के इस फिल हैंडल को पकड़ कर नीचे तक लाता हूँ तो ये नीचे तक सीक्वेंस के साथ काउंटिंग आ जाएगी। कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तब भी नीचे तक काउंटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये थी कार्रवाई फिल हैंडल की। अभी हम यहाँ पे इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा रिजल्ट कार्ड और मैंने एंटर प्रेस करके मैं नीचे वाले खाने में आऊँ। तो जब भी हमने किसी और सेल पे जाना हो तो हम कीबोर्ड से राइट लेफ़्ट या अप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस तरह भी हम अगले सेल पे जा सकते हैं। और नीचे वाले सेल पे जाना हो तो हम एंटर प्रेस करके भी सिंपली नीचे जा सकते हैं। तो ऊपर वाले सेल में मैंने लिखा रिजल्ट कार्ड, नीचे वाले में मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ, अल-हुदा स्कूल एंड एकेडमी। तो 2 लाइनों में मैंने ये लिख लिया है। और तीसरी लाइन में मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ थोड़ा रिजल्ट कार्ड वाला। सीरियल नेम, ये टैब की मदद से मैं अगले सेल पे भी शिफ्ट हो रहा हूँ। अभी क्विकली हमने काम करना हो तो फिर हम ज़्यादातर टैब का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का भी कम ही यूज़ करते हैं, एरो का और माउस का भी कम यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड से सिर्फ टैब का बटन यूज़ करके मैं आगे जा रहा हूँ। शिफ्ट टैब से पीछे वाले खाने में आ जाएगा और टैब से आगे वाले खाने में। तो सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स। अभी मैंने एक सेल पे मार्क्स के स्पेलिंग गलत लिख दी है तो मैं दोबारा इस सेल पे आऊँगा तो यहाँ पे टाइप करूँगा तो वो पिछले वाला जो है वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे मैंने अगर उसी सेल के जो पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एडिट करना है तो मुझे F2 प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, ताकि मैं इस सेल के अंदर दोबारा से इस टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग कर सकूँ। और माउस से अगर करना चाहते हैं तो डबल क्लिक की मदद से हम दोबारा इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब 10 मार्क्स, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होते, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए वैसे ही मैं मिनिमम और मैक्सिमम का भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे परसेंटेज के बाद यहाँ पे पास फेल और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेडिंग। सीरियल नंबर में सिर्फ मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा और 1 लिखने के बाद मैं
फिल हैंडल की मदद से नीचे अगर जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 ही 1 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस करूंगा तो आप देखेंगे कि प्लस के बटन के ऊपर एक और प्लस आ गया। तो अभी मैंने यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया हुआ और इस फिल हैंडल को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 तक काउंटिंग मेरे पास आ गई है। तो नेम यहाँ पे मैं रैंडमली टाइप करता जाऊँगा। कुछ नेम मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उनके अंदर बंदे ने कितने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे मैंने लिखते हैं। तो मैं सपोज करूँगा कि तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो आउट ऑफ 100 है, तो मैं 100 में से इनको रैंडमली मार्क्स देता जाऊँगा। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कोई कमाल नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 50 किया तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके नीचे वाले खाने में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं 40 और इस तरह 55, 57 एंड 92 इस तरह डिफरेंट में जो है वो डाटा एंटर करता जा रहा हूँ। इसके बाद इसी तरह यहाँ पे हम मैथ के भी फिल कर लेते हैं। देन साइंस के मार्क्स भी मैं इसी तरह रैंडमली ऐड कर लेता हूँ। अभी टोटल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, तो 300 यहाँ पे टोटल मार्क्स होने चाहिए। तो 300 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी नीचे भी 300 ही सब के अंदर लिखना है, तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करूँगा तो नीचे तक ऑटोमेटिक 300 आ जाएगा। अब 10 मार्क्स जो हैं यहाँ पे भी थोड़ी फार्मूले वाली कार्रवाई आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 10 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश, मैथ और साइंस के जो टोटल मार्क्स होंगे वो यहाँ पे अब 10 मार्क्स के अंदर आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग देम मैनुअली मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा एक छोटा सा, जिसकी मदद से हम यहाँ पे अब 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली निकाल सकें। तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड से अगर आप Alt प्लस इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बना बनाया आ जाएगा। तो जो बना बनाया फार्मूला आ जाता है इसको एक्सेल के अंदर फंक्शन कहा जाता है। यही डिफरेंस होता है फार्मूला और फंक्शन के अंदर। फार्मूला के ऊपर आपको खुद फार्मूला देना पड़ता है और फंक्शन वो है जो एक्सेल के अंदर एक पहले से फंक्शन मौजूद है। तो ये जो रेंज है इसके अंदर ये टोटल मार्क्स जो है वो भी साथ ही ले रहा है। तो जो सिलेक्शन हुई हुई है ये एक रेंज है, इस रेंज की ये टोटल कैलकुलेशन करेगा, लेकिन इसके अंदर ये 300 इंक्लूड नहीं होने चाहिए क्योंकि ये टोटल मार्क्स हैं। तो मैं सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो ये जो इंक्लूड किया हुआ था वो एक्सक्लूड कर देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास 196 आ जाएगा। अभी मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बताएगा कि इसने सम किया है। सम फॉर्मूला है ऐड करने का, मतलब इससे जितने भी फिगर हैं उनके अंदर जितने भी जो है डिजिट उनका टोटल निकल आएगा सम से। ये एक बेसिक सी चीज़ है, आपको मालूम होगी कि सम का मतलब ऐड करना है। सम के अंदर ये बताएगा कि इसने कहाँ से कहाँ तक ऐड किया है। तो ये बता रहा है कि C4 से E4 तक सम के अंदर ऐड की है। C4 यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंग्लिश से लेकर E4 यानी साइंस तक। तो ये रेंज बिल्कुल ठीक है, C4 से E4 तक इसने कैलकुलेट किया है। इसी पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा क्रॉस हेयर पे या फिल हैंडल पे, तो आप देख सकते हैं कि अब 10 मार्क्स का हमारे पास टोटल आ चुका है। इसके बाद हमने मिनिमम और मैक्सिमम भी निकालना है। तो मिनिमम में हमने देखना है कि इसके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो किस सब्जेक्ट में आए हैं। मतलब ये कि एक अली है, अली के 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो इसके मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं और मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं। तो ये चीज़ हम फार्मूले की मदद से, फंक्शन की मदद से ऑटोमेटिक निकालेंगे। यही फ़ायदा है एक्सेल का कि यह हमारा वक्त बचाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो उसके अंदर क्विकली कैलकुलेशन करने के लिए ही फंक्शंस का यूज़ होता है। तो हम उसी का फ़ायदा उठाते हुए मिनिमम और मैक्सिमम का यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे। जब भी आपने कोई फार्मूला लगाना है तो उसका सिंटैक्स जो है वो तरीकाकार जो है वो ये है कि सबसे पहले आपने इक्वल डाल दिया और अब यहाँ पे आपने फार्मूले का नाम लिखना है MIN। मिनिमम मैंने लिख दिया। मिनिमम के बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है। यहाँ तक जो है वो सिंटैक्स है, ये रटा नहीं है, ये एक सिंटैक्स है, तरीकाकार है किसी भी फार्मूले का। हर फार्मूले के अंदर शुरू में इक्वल का साइन आता है, दरम्यान में फार्मूले का नाम और फिर ब्रैकेट ओपन हो जाती है। अब आपने इसको रेंज बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक हमारे पास डाटा है जिसका आपने मिनिमम बताना है। तो हमने इसके जितने भी मार्क्स हैं इंग्लिश के, मैथ के और साइंस के, ये मैंने माउस की मदद से सिलेक्ट किए हैं। आप कीबोर्ड की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करने के बजाय मैं सिंपली एंटर कर दूंगा क्योंकि ये एक्सेल जो है वो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। अभी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, इसने ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज की हुई है ऑटोमेटिक। फार्मूले को आप रिव्यू करना चाहें तो आप सिंपली 50 के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको शो करेगा इज इक्वल टू मिनिमम और इन ब्रैकेट C4 से E4। C4 से E4 यही वाली हमारे पास रेंज है। C4 से E4 का इसने मिनिमम निकाला है, तो मिनिमम मार्क्स इसके 50 हैं। आप देख सकते हैं, मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि 54 थे और 92 थे, जिनमें से सबसे छोटा फिगर 50 था। तो आप इसको क्रॉस हेयर पे क्लिक करेंगे और
डबल क्लिक करने की मदद से ये फार्मूला नीचे तक पेस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम इसके 16 मार्क थे और यहाँ पे 16 मार्क्स आ चुके हैं। इसके बाद हम मैक्सिमम निकालेंगे, उसका भी यही सिंपल सा मेथड है कि इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन और C4 से E4 तक आपने वही रेंज देनी है और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये एक अच्छी आदत है, फार्मूले का बंदे को पता चल जाता है। अगर आप नहीं भी क्लोज करते, सिंपली एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेल उसको आपके लिए खुद ही क्लोज कर देता है। फिल हैंडल को आप पकड़ के नीचे तक भी ला सकते हैं, डबल क्लिक करके भी फार्मूला अपने आप पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैक्सिमम का भी हमारे पास आ चुका है फंक्शन। तो अभी आप कितने फंक्शन सीख चुके हैं? सबसे पहले आपने सम किया, उसके बाद आपने किया मिनिमम, फिर मैक्सिमम, अभी बारी है परसेंटेज की। तो अब हम आते हैं परसेंटेज के ऊपर। इज इक्वल टू, और परसेंटेज का फार्मूला आपको पता होगा अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है ध्यान से। वैसे मैथमेटिक्स पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने वाली है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स आपके कोर्स में थी और आपने थोड़ा ध्यान से मैथ्स पे फोकस किया था तो अभी आपको याद होगा कि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। तो परसेंटेज बेसिकली सिंपल सा अगर मैं आपको रिव्यू करवाऊँ ना परसेंटेज का फार्मूला, तो मैथ मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 2 फिगर्स में से परसेंटेज निकाली जाती है। रिजल्ट कार्ड की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज उन मार्क्स की निकाली जाती है जो आपने हासिल किए होते हैं, ऑब्टेन किए होते हैं। अभी इस लड़के ने मार्क्स लिए 196 आउट ऑफ 300। तो हमने जो छोटी अमाउंट होती है उसको डिवाइड करना होता है बड़ी अमाउंट पे। तो छोटी अमाउंट को आप यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दें। ठीक है, छोटी अमाउंट मैंने यहाँ से सिलेक्ट की, इसने G4 ले लिया ऑटोमेटिक। अभी मैंने फार्मूला कुछ भी नहीं टाइप किया, सिर्फ इक्वल का साइन डाला और इस पर क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिक G4 ले लिया। यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, ज़रूरी नहीं है 196 से, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तब भी, यानी जो भी वैल्यू होगी उसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए ये स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश जो होती है ये वाली यूज़ होती है डिवाइड। और डिवाइड किसके साथ करना है? 300 के साथ। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 300, अगर मैं 300 टाइप करूँगा तो इसको हमेशा ही 300 से डिवाइड करेगा। तो हम फिगर कभी भी टाइप नहीं करते, हम सेल सेलेक्ट कर देते हैं, यानी इस खाने के अंदर जो भी फिगर है उसके साथ ये इसको डिवाइड करेगा। यानी छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज़ होता है, स्टार प्रेस किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे 100 सिंपली टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि 63% इसकी, 65% इसकी परसेंटेज आ गई है। यहाँ पे फिल हैंडल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो परसेंटेज नीचे तक पेस्ट हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक इशू है कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा और होम के अंदर यहाँ नंबर जो ग्रुप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीज डेसिमल है और डिक्रीज डेसिमल है। मैं डिक्रीज पे क्लिक करूँगा तो ये इसको कम कर देगा और 16.3 इतना ये काफ़ी है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो बिल्कुल आप इसको राउंड भी कर सकते हैं और जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो राउंड करके कुछ इस तरह से हमारे पास ये सारी शो हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप सिंबल लगाना चाहते हैं तो 65 के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ नंबर के अंदर जाकर इस सिंबल के बटन पर, तो आप देख सकते हैं कि इसको दोबारा 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, जो कि हम नहीं करना चाहते। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे हमें सिंबल देखने को वो वाला नहीं मिल रहा। तो इसका एक और तरीका आपको बताता हूँ कि जो फार्मूला आपने लगाया है इसके अंदर आपने 100 से इसको पहले ही मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो मल्टीप्लाई 100 है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अभी सब पे अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ पहले पे अप्लाई हुआ है। तो बाकी को बेशक आप डिलीट करें या रहने दें, दोबारा से हम इसको फिल करवाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज वाले सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो इसको 65 इसने बना दिया, जो कि 65% ही आ रहा था। तो मैं यहाँ पे भी डबल क्लिक करूँगा तो ये फार्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। तो अब ये देख के पता चल रहा है कि यार ये परसेंटेज है। तो कोई भी चीज़ है जब हम उसको उसके अप्रोप्रिएट तरीके के साथ लिखेंगे तो तभी पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, और यही फॉर्मेटिंग का एक अच्छा तरीकाकार है। परसेंटेज के साथ परसेंटेज का सिंबल ही सूट करता है। तो अभी ये परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे पास आ रही है। उसके बाद पास और फेल हमने लिखना है। तो पास और फेल जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमने यूज़ करना है इफ फार्मूला। तो अब यहाँ पे हमने निकालना है पास या फेल, यानी ये स्टूडेंट पास है या फेल है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन देनी होती है। कंडीशन मतलब ये कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये फैसला होगा कि ये लड़का पास है या फेल है। फैसला तो इसी चीज़ से होता है कि जिस सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स होंगे वो फेल होगा। तो हमने इसको इस तरह से यहाँ पे एक लॉजिक देना है, एक कंडीशन देनी है कि ये इसके 3 सब्जेक्ट हैं और जिस सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स हुए उस सब्जेक्ट में ये फेल होगा।
तो ये कंडीशन यहाँ पे किस तरह देनी है मैं आपको बताता हूँ इफ़ फार्मूला की मदद से। तो सबसे पहले ये करना है आपने कि इक्वल का साइन डाल देना, जैसा कि मैंने बताया कि ये फार्मूले का सिंटैक्स होता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इफ़ टाइप करना है, हम इफ़ फार्मूला लगाने जा रहे हैं और ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंपली एक लॉजिकल टेस्ट देना है इसको कि ये बच्चा पास है, ये फेल है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इफ़ फार्मूला को समझने के लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है, इसके अंदर में 50 लिखा हुआ है। तो 50 पे मैंने क्लिक किया कि अगर C4 यानी इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है, ग्रेटर देन या फिर बराबर है 40 के। दोबारा से समझ लें, सबसे पहले इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ तक ये सिंटैक्स हो गया। उसके बाद C4 यानी ये वाला जो खाना होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो मार्क्स जो हैं वो 40 के बराबर या 40 से ज़्यादा हैं तो कोमा लगा के हमने लिखना है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है पास और इन्वर्टेड कोमास क्लोज करने। जो भी हमने टेक्स्ट देना होता है वो इन्वर्टेड कोमास में देना होता है। तो कोमा डाल के अगर ये वाली कंडीशन ट्रू, यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इफ़ कंडीशन वैल्यू इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पास लिखा आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 40 के बराबर या 40 जितनी वैल्यू है, 40 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। अभी फिर से देख लें, इफ़ ब्रैकेट ओपन C4 खाने में जो भी वैल्यू है अगर वो 40 के बराबर या बड़ी है तो बच्चा पास है, अगर ये बात ठीक नहीं है तो फेल है। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसने सिर्फ इंग्लिश की बेस पे बताया है कि ये पास है, और ये लड़का इंग्लिश में फ़ेल था तो इस वजह से इसने ये बता दिया कि ये फ़ेल है। लेकिन हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट से चेक नहीं करना, हमने मल्टीपल सब्जेक्ट से चेक करना है, तमाम सब्जेक्ट से। तो इसलिए हम इफ़ एंड का यूज़ करेंगे। इफ़ एंड, अभी देखें इफ़ लिखा हुआ है ब्रैकेट ओपन, यहाँ तक एक फार्मूला है। अभी यहाँ पे हम एंड डालेंगे तो यहाँ से आगे दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाना है। तो सबसे पहले हमने इसको लॉजिक देना है कि ये जो वैल्यू है C4 में अगर वो बड़ी है या बराबर है 40 के। अभी जो पहले इफ़ था उसके अंदर हमने सिर्फ एक कंडीशन दी थी कि इंग्लिश के अंदर अगर किसी के मार्क्स 40 से कम हैं तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इफ़ एंड का मकसद ये है कि हम तमाम सब्जेक्ट की बात एक ही फार्मूले के अंदर कर लेंगे। यानी C4 जो है वो इंग्लिश वाला जो खाना है, इसके अंदर अगर किसी के 40 मार्क्स या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो साथ ही हमने दूसरी कंडीशन दे देनी है कि अगर इस खाने के अंदर किसी के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं तो अगली कंडीशन नहीं दे रहे हम, अभी फ़िलहाल उसको इतनी ही बात बता रहे हैं। साथ ही हम अगले खाने में आ जाएंगे कि अगर ये वाला जो खाना है E4, इसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो बराबर है, बड़ी है या बराबर है 40 के। अभी आप देख लें यहाँ तक इफ़ एंड का हमने यहाँ तक फार्मूला लगाया है, फिर इसको बताया C4 के अंदर जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है या बराबर है 40 के। फिर जो मैथ वाला खाना है इसके अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है बराबर है 40 के, या फिर जो साइंस वाला खाना है वो बड़ी है या बराबर है 40 के। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, साथ ही आप कोमा लगाएंगे तो ये आ जाएगा इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू। अगर इन सब के अंदर जो भी ये सब के सब ट्रू होना ज़रूरी है कंडीशन। तो जो ये सब खाने हैं, तीनों खाने हैं, इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अगर किसी के मार्क्स होंगे तो क्या होगा, कैपिटल के अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है पास, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, कोमा अदरवाइज। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमने शो करना है फेल। यहाँ पे आप लगा देंगे एंटर। अभी इसने मेरे फार्मूले के अंदर करेक्शन किया, आई थिंक सो कि ब्रैकेट ही क्लोज किया, बाकी तो मैंने फार्मूला ठीक ही लिखा था। तो अभी मैं इसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग करवाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस सब्जेक्ट के अंदर ये एक लड़का फेल है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर इसके मार्क्स कम थे। अब ये जो फार्मूलाज होते हैं ना बिल्कुल लाइव होते हैं कि अगर यहाँ पे ये मैथ के अंदर 50 मार्क है, ये पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 39, तो ये यहाँ पे उसी वक्त फेल शो कर देगा। फिर मैं यहाँ पे 42 करता हूँ तो दोबारा से इसको पास कर देगा और इसकी परसेंटेज भी चेंज हो गई है, तो मिनिमम मार्क्स भी इसके चेंज हो गए हैं। तो एक्सेल का बेसिकली फ़ायदा यही होता है कि ये लाइव काम करता है, जो भी चेंजिंग होती है वो उसी वक्त आगे चेंजिंग शो कर देता है।
तो नाजरीन अब बात आती है ग्रेडिंग फार्मूला की। तो ग्रेडिंग फार्मूला काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन मैं जो है इसके अंदर क्राइटेरिया काफ़ी टेक्निकल करने वाला हूँ, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो। अब सूरत हाल इस तरह है कि जिस बंदे के 60% से ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ग्रेड ए मिल जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ये सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे बंदा फेल है लेकिन इसके 60% मार्क्स हैं, तो अगर मैं ये क्राइटेरिया लगाऊंगा कि जिसके 60% मार्क्स हैं वो ए ग्रेड में आ जाए, तो फिर एक फेलियर ए ग्रेड में तो नहीं आ सकता, फिर हमें डबल क्राइटेरिया देना होगा। वो इस तरह के 60% मार्क्स हों और पास हो तो तब जाके वो ए ग्रेड लेगा। अगर वो फेल है और उसके 60% मार्क्स हैं तो वो फेल, यहाँ ग्रेडिंग में भी फेल शो होना चाहिए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, आप इसको समझ जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इजी भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रेडिंग के अंदर सबसे पहले हमने जो ये फार्मूला लगाना है इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एंड। नेस्टेड इफ एंड स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं इक्वल का साइन डालूंगा और यहाँ पे इफ़ लिखूंगा और यहाँ पे एंड। इफ़ आमतौर पर सिर्फ इफ़ लिख के तो मैं ब्रैकेट ओपन करता था, यहाँ तक ये एक फार्मूला बना है अभी। तो इस तरह का फार्मूला मैंने क्यों लगाया, ये मैंने किस तरह लिखा है। सबसे पहले इफ़ जो है वो किसी भी फार्मूला से इक्वल का साइन जो है वो किसी भी फार्मूला से स्टार्ट में डाला जाता है, और इफ़ जो है वो हमारा इफ़ फार्मूला है। और एंड का मतलब ये है कि हमने मल्टीपल कंडीशंस देनी है कि 60% मार्क्स भी हों और पास भी हों, ये दो कंडीशन है, तो इसलिए एंड लगाया। वरना सिर्फ 60% मार्क्स होते तो फिर सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट काफ़ी थी, लेकिन अभी इफ़ एंड इसलिए कि 60% मार्क्स भी हों और बंदा पास भी हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो सेल है, तो ये सेल कौन सा, ये J4 है। तो मैं यहाँ परसेंटेज के ऊपर से लगाना लगा हूँ, आप चाहें तो अब 10 मार्क्स के ऊपर से भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो मैं परसेंटेज के ऊपर से लगा रहा हूँ। तो इफ़ J4 जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 60% मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे 60% के अगर इक्वल है और ग्रेटर है ये परसेंटेज वाला और साथ में पास भी है, तो कोमा लगाऊंगा मैं। दूसरा लॉजिक दूंगा मैं कि इस सेल के अंदर बंदे के 60% मार्क्स हो गए, यहाँ तक बात हो गई। अभी दूसरा सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। K4 जो है इस बंदे के यहाँ पे K4 जो है वो इक्वल होना चाहिए पास के, तो पास में कैपिटल के अंदर ही लिखूंगा और ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा। दोबारा से देख लें, इफ़ एंड यहाँ तक फार्मूला हो गया। J4 के अंदर बंदा जो है वो 60% के बराबर या ज़्यादा मार्क्स हों और K4 के अंदर पास हो, दोनों कंडीशनें ट्रू हों, तो ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा ताकि मैं लॉजिक दे सकूँ दूसरा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, बंदे को ग्रेड मिल जाएगा। बंदे को क्या ग्रेड मिलेगा, 60% मार्क्स पे ए ग्रेड मिलेगा। तो ए ग्रेड में इन्वर्टेड कोमास में शो करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा और दोबारा इफ़ लिख दूंगा। इफ़ एंड क्या हुआ यहाँ तक इसको दोबारा समझ लें। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ के अंदर, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इफ़ एंड हमने फार्मूला लगाया। क्यों लगाया इफ़ एंड, क्योंकि हमने डबल क्राइटेरिया डबल देना था। और J4 के अंदर अगर 60% के बराबर या 60% से ज़्यादा मार्क्स हों और K4 के अंदर पास हो तब जाके बंदे को ए ग्रेड मिलना है। अगर ये ऐसी बात नहीं है तो अगली कंडीशन के अंदर दूसरी बात इसको बताते हैं। दूसरी बात में फिर इसको बताते हैं कि ये जो है J4 इसके अंदर वैल्यू जो है वो बड़ी है या बराबर है किसके, 50% के, और K4 के अंदर बंदा पास भी होना चाहिए, सिर्फ परसेंटेज नहीं देखी जाएगी। K4 के अंदर अगर इक्वल हो ये पास के, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम कोमा लगाएंगे। अगर ये बात ठीक है तो इसको क्या ग्रेडिंग मिलनी चाहिए, इसको ग्रेडिंग मिलनी चाहिए बी। दोबारा हम इसको फिर कोमा लगाते हैं और इफ़ एंड तीसरी कंडीशन हम इसको देंगे कि ये जो J4 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 40% के, साथ ही वो K4 के अंदर बंदा पास भी होना चाहिए, यानी 40% मार्क्स हैं और बंदा पास भी है, इज इक्वल टू इन इन्वर्टेड कोमास पास। अगर पास है, दोनों कंडीशंस ठीक हैं तो ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कोमा दे के अगर ये कंडीशन ट्रू होती है वह इफ़ इट इज़ ट्रू तो हमने इसको सी ग्रेड यहाँ पे दे देना है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर सी ग्रेड दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारी ए बी सी तीनों ग्रेड हमने दे दिए और यहाँ पे हम ब्रैकेट एक दफ़ा क्लोज कर देते हैं, बाकी एक्सेल की मेहरबानी है वो खुद क्लोज कर देगा। एंटर प्रेस करता हूँ
और ये खुद ही करेक्ट कर देगा मेरे फार्मूले को। अभी इसमें एक मिस्टेक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ, इसको फिल करता हूँ। अभी जहाँ पे तो इस फार्मूले को हमने यहाँ से ठीक से दे तो दिया है, ठीक है। जिसके 60% मार्क्स थे उसको ए ग्रेड मिल गया, जिसके 40% से अबव थे उसको सी ग्रेड मिल गया, जिसके 50% से अबव थे उसको बी ग्रेड मिल गया। लेकिन जो फेल था उसके आगे फॉल्स लिखा है, ये क्या बात हुई? फेल के आगे हमने फेल, ग्रेडिंग में भी फेल ही शो करवाना था, हमने इसका ग्रेड भी नहीं शो करवाना था और फॉल्स भी नहीं शो करवाना था, हमने यहाँ पे फेल शो करवाना था। तो मैं वंस अगेन फार्मूला को जहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट करूँगा, जहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज की है एंड पे, वो मैंने डिलीट कर दी। जहाँ तक मैंने अभी यहाँ अपना क्राइटेरिया दिया हुआ था सी ग्रेड तक, इसके आगे मैं फिर इफ़ लगाऊंगा और इस दफ़ा इफ़ एंड नहीं लगा रहा, क्योंकि सिर्फ मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ इसमें। इफ़ एंड तब यूज़ होता है जब मल्टीपल कंडीशंस दी जाए, यहाँ पे मैं सिर्फ एक कंडीशन दे रहा हूँ। वो क्या कि अगर K4 जो है उसके अंदर कोई फेल है, K4 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास फेल, अगर फेल है तो तुमने क्या करना है, फिर इन्वर्टेड कोमास में फेल, तो तुमने फेल ही शो करना है। इतनी बात कहकर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसको ये खुद ही करेक्ट कर देगा। अभी मैं इस फार्मूले को ड्रैग करूँगा नीचे तक, तो जो बंदे फेल थे उनके सामने खुद ही फेल लिखा हुआ आ चुका है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फार्मूला था, क्योंकि ये मुश्किल इतना नहीं था लेकिन लेंथी था। तो अगर आप इतना लेंथी फार्मूला समझ सकते हैं तो आप एक्सेल का कोई भी फार्मूला समझ सकते हैं। फार्मूला का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में और क्लियर करते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि सम का फार्मूला, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, इफ़ एंड और नेस्टेड इफ एंड, ये वाला जो फार्मूला है ये अभी तक मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे ये वाला फार्मूला नहीं देखा कि इफ़, नेस्टेड इफ एंड लगाया और इतनी ज़्यादा कंडीशंस किसी ने दी हो। तो ये कमाल की चीज़ आपने को सीखने को मिल गई है, लेकिन आपने करना ही है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, वरना आप इसको भूल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट फार्मूलाज के बारे में क्लियर करता हूँ कि लेट्स सपोज कि एक सेल के अंदर यहाँ 50 लिखा हुआ है, नीचे 40 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए हम हर वक्त कैलकुलेटर तो नहीं ना यूज़ करेंगे, हमारे सामने एक्सेल की फाइल ओपन है। एक्सेल जो है वो किसी भी कैलकुलेटर का किंग है, सबसे अच्छा कैलकुलेटर है। तो छोटी मोटी कैलकुलेशंस भी हमें करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या प्रेस करना है कि 50 और 40 का टोटल निकल के आ जाएगा। आपने आल्ट और इक्वल का साइन कीबोर्ड से प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला बनेगा। आपने एंटर प्रेस करना है तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 आ गया। ठीक है, 50 + 40 इज इक्वल टू 90। लेकिन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करें, तो दोबारा एंटर करेंगे तो तब भी यहाँ पे 90 आ जाएगा। अभी तीसरा तरीका देखें। तीसरा तरीका ये है कि इज इक्वल टू का साइन डाला। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको कोई फार्मूला ना भी आता हो तब भी आप अपनी तरफ से फार्मूला बना सकें। इक्वल का साइन डाला, पहली जो वैल्यू है वो सिलेक्ट की, वो सेल सेलेक्ट किया और प्लस का साइन डाला और फिर दूसरा सेल सेलेक्ट किया और फिर एंटर प्रेस किया। तो ये मैनुअल फार्मूला बनाकर हमने रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूंगा। इक्वल का साइन भाई मस्ट है, इक्वल का साइन नहीं बोलना। इक्वल का साइन डाला और पहले वाला खाना मैंने जो सेल है पहले वाला सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो एक स्टेरिक होता है, स्टार होता है, स्टार डाला। फिर सेकंड जो मैंने सेल सेलेक्ट किया तो एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमारे सामने है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ। अभी यहाँ पे इक्वल का साइन डाला। अभी मुझे कोई फार्मूला नहीं आता, मतलब मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो अगर आपके जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप खुद से काम कर सकेंगे। इक्वल का साइन डाला मैंने और यहाँ पे मैंने छोटी वैल्यू सेलेक्ट की, क्योंकि डिवीजन में हमेशा पहले छोटी वैल्यू सेलेक्ट की जाती है। छोटी वैल्यू को डिवाइड करना है बड़ी वैल्यू पे, तो एंटर प्रेस किया तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल के अंदर फार्मूलाज कितने इजी हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थोड़ा सा आपने फोकस करना है। यहाँ तक बात हुई फार्मूलाज की। अभी ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट करता हूँ। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी काम आपने किया हुआ है एक्सेल के अंदर, मेहनत की हुई है इतनी ज़्यादा कि आप जानते हैं कि आपने इसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है इन चीज़ों को सीखने में, इनको सॉल्व करने में, डाटा एंट्री करने में। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा आके यहाँ पे देखता है तो वो इसको चीज़ देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेटिंग नहीं की हुई, कोई व्यू ही नहीं है इस चीज़ का। तो वो बिल्कुल भी फिर फ़ायदा नहीं है कि अगर आप इतनी मेहनत के बाद किसी को कोई चीज़ चेक करवाते हैं तो उसको पसंद नहीं आती। क्यों पसंद नहीं आती? क्योंकि हमने इसकी फॉर्मेटिंग नहीं की। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है? एक तरीका तो इसका ये है कि आपने ये सिलेक्ट कीजिए जितना भी यहाँ पे ये टेबल के अंदर मैंने जो काम किया हुआ था, जहाँ पे हमने ये रिजल्ट कार्ड बनाया, ऊपर वाली 2 हेडिंग्स छोड़कर। आप इंसर्ट पे जाते हैं,
टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बना बनाया टेबल आ जाता है, इसकी फॉर्मेटिंग भी हो जाती है। एक ये तरीका हो गया। और कंट्रोल Z करता हूँ मैं। दूसरा ये है कि आप ये सारी रेंज को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप होम टैब के अंदर देखेंगे ये बॉर्डर है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो आपके पास ये बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो बॉर्डर जो है वो बेसिकली आपने लाजमी लगाने हैं इसके अंदर, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपने लाजमी करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप फाइल को प्रिंट करेंगे तो ये जो ग्रिड लाइन्स हैं, ये जो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन दिखाई नहीं देंगी प्रिंट में। तो जब आप बॉर्डर लगाएंगे तो तभी ये बॉर्डर दिखाई देगा। लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद थोड़ा प्रोमिनेंट बनाना, थोड़ा खूबसूरत बनाना ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अभी ये है कि ये जो वाली जो काउंटिंग है ये राइट साइड पे है, जबकि ये बिल्कुल भी राइट साइड पे नहीं होती, लेफ़्ट साइड पे होती है। तो होम टैब के अंदर आपको ये फॉर्मेटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो है रिज़ल्ट कार्ड का जो वर्ड है इसको आपने दरमियान में लाना है। तो ये सारी सेल्स की रेंज को सेलेक्ट कर लें, मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो आपके सामने ये सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा आप इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। होम टैब के अंदर ये फ़ॉन्ट कैलिब्री हुआ है और यहाँ से आप कोई भी इसको फ़ॉन्ट दे सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं तो ये बोल्ड हो जाएगा। और साथ ही जो स्कूल का नाम है उसको भी आप इसी तरह सारे सेल सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये भी इस तरह सेंटर में आ जाएगा। इसको बोल्ड कर देंगे इस तरह। और उसके बाद ये जो हेडिंग्स हैं इनको भी आप यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दें। अभी बात यह है कि सबसे पहले मैंने एक वैल्यू को बोल्ड किया तो मैं बार बार सबको कंट्रोल बी बोल्ड करता रहूँ तो ऐसा भी ठीक नहीं होता। तो फॉर्मेटिंग को बेसिकली सपोज करें इसको मैं कोई और चीज़ भी अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा कलर दे देता हूँ। कोई कलर मैंने दे दिया। अब ये कलर दिया, अब मैं ये कलर हर एक के ऊपर बार बार तो नहीं ना अप्लाई कर सकता। तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया तो जो भी इसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो मैं जिस पे क्लिक करता जाऊंगा वो फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। ब्रश जो है वो आया हुआ है मेरे आइकन के साथ। तो जब मैंने यहाँ तक ड्रैग करवा के छोड़ा तो इन सब के ऊपर भी यही फॉर्मेटिंग आ गई और ये सब ख़राब हो गए। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर एक मर्ज की फॉर्मेटिंग भी थी और ये सारे भी मर्ज हो गए। मैंने सिर्फ इनको कलर देना था, मर्ज नहीं करना था। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर जो है बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। फॉर्मेट पेंटर नीचे वाली जो ये हेडिंग है यहाँ तक तो यूज़फुल होगा। इसको फॉर्मेट पेंटर को मैं क्लिक करता हूँ तो ये, क्योंकि ये भी मर्ज है और ये भी मर्ज है, लेकिन इसको जो है मैं मैनुअल ही कर लेता हूँ, कंट्रोल B। और अगर आपको कलर देना चाहें तो यहाँ से कलर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई नाम पूरा नहीं आ रहा तो यहाँ से पकड़ के आप इसको एक्सपेंड या कोलैप्स इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये वैल्यूज़ हैं, इनको आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं जिसमें ये लेफ़्ट साइड पे होता है, ये सेंटर में होता है और ये राइट अलाइनमेंट है। तो आप यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे तो ये काफ़ी अभी देखने में बेहतर लग रहा है। इनको भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। इस तरह से ये सब सेंटर में आ जाएगा और इस काउंटिंग को भी हम सीरियल नंबर को सेंटर में ले आते हैं। अभी जो सीरियल नंबर वाला खाना वो काफ़ी बड़ा है। नेम वाले के अंदर भी थोड़ी गुंजाइश है, सब्जेक्ट वाले के अंदर भी। तो हम इनको एक और काम भी कर सकते हैं कि इनको ऑटो फिट कर सकते हैं। किस तरह कि अभी हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं फॉर्मेट में और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो इस तरह से ये ऑटो फिट करता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से ये इतने कॉलम सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा ड्रैग करवा लें और अपनी मर्ज़ी से इनकी सेटिंग कर लें। तो यहाँ तक ये थोड़ा फॉर्मेटिंग के बेसिक्स हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा फ़िल्टर वगैरह के बारे में बताता हूँ। इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा इंसर्ट और यहाँ से मैंने टेबल पे चले जाना है। ओके करूँगा तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये फ़िल्टर है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इससे ये है कि अभी यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं देखना चाहता हूँ, अभी ये जो फ़िल्टर है वो ज़्यादा मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हाईलाइटेड हुई हुई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, देखने में ही बुरी लगती हैं। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इस फ़िल्टर का बड़ा फ़ायदा होता है, ये टाइम सेव करता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास जो है, ये मेरे पास तो अभी 10 रिकॉर्ड्स हैं ना, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के। तो फ़र्ज़ करें आपके पास 100 या 200 स्टूडेंट्स के हैं, तो आप उनमें से सिर्फ ग्रेड A वालों को देखना चाहते हैं कि कौन से बच्चों ने ग्रेड A लिया है। तो यहाँ जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पे आपने सिर्फ A के ऊपर टिक कर देना है, बाकियों का जो है आपने हटा देना है। तो आप इसको ओके करेंगे तो सिर्फ A ग्रेड वाले आपके सामने आ जाएंगे, बाकी
गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। कंट्रोल Z करेंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं भाई कि सिर्फ फेलियर्स की मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ कि भाई कौन से बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए, तो फेल वाले पे टिक करके मैंने ओके किए तो सिर्फ फेल वाले आपके सामने आ गए हैं, बाकी यहाँ से गायब हो गए हैं। तो इसी तरह मार्क्स का भी है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स वाले मेरे सामने आए तो आपने इसको इसके अंदर जाना है, यहाँ ड्रॉप डाउन में, और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी है। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे मैं करूँगा तो ज़्यादा मार्क्स वाले स्टार्ट में आ जाएंगे, जिसका 7 सीरियल था वो टॉप पे आ गया अभी। तो इस तरह से जो है ये सॉर्टिंग करते हैं हम। कंट्रोल Z करता हूँ। और इसके अलावा एक मेन चीज़ रह गई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सॉर्टिंग की। अगर आप कन्वर्ट टू टेबल नहीं करना चाहते तो इसी तरह भी आप ये सॉर्टिंग वाला ला सकते हैं। इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा Z2A। Z2A मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसके सामने लिखा हुआ है। तो अभी ये इस तरह से आ गया। अभी मैं यहाँ से करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये इस तरतीब से आ जाता है। तो मैं कंट्रोल Z करके पुरानी तरतीब के अंदर ही आ जाता हूँ जिस तरतीब से हमने डाटा दिया हुआ है। तो मेरे भाइयों एक चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा डाटा है और उसके अंदर से आपने किसी को हाईलाइट करवाना है। तो मिसाल के तौर पर मैं अभी जो फेलियर्स हैं उनको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ रेड कलर के साथ। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ से मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में जाता हूँ। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू, यानी वो सेल को हाईलाइट करो जिसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है? वैल्यू इक्वल टू, जो के बराबर है, किसके बराबर है? इन्वर्टेड कॉमर्स बराबर है फेल के, यानी जिसके अंदर फेल लिखा हुआ है उसको तुमने फॉर्मेट करना है रेड कलर से। ओके ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके रीज़न जानते हैं कि यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कॉमास आए हुए हैं। इसको मैं बैक स्पेस करके यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करता हूँ और अभी ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं इटैलिक के, अंडरलाइन के, और ये जो है बॉर्डर का आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ये कलर फिल है, जैसे पूरे सेल के अंदर कलर फिल हो जाता है। अंडरलाइन है, ये टेक्स्ट का कलर है, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। और ये अलाइनमेंट है राइट लेफ़्ट। इसके अलावा ये जो बटन है इसका मतलब होता है कि ये डिक्रीज़ करता है इंडेंट को। जैसे हम कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टैब लगा के किसी टेक्स्ट को आगे करते हैं। अभी ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैं ये इंक्रीज़ इंडेंट करूँगा तो ये एक एक स्टेप आगे जाता जाएगा। तो इस तरह से इंडेंट को इंक्रीज़ किया जाता है। रैप टेक्स्ट का शायद मैंने आपको बताया भी है ऑलरेडी। दूसरे सेल के अंदर वैल्यू लेके जानी हो तो जैसे ये ऑब्टेन मार्क्स है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। तो अभी ये देखें ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ से रैप टेक्स्ट करूँगा जिसकी वजह से ये ऑब्टेन मार्क्स शो हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है कि आल्ट और एंटर प्रेस करें, तो इस तरह भी ये नीचे चला जाता है। कंट्रोल Z करके मैं इसको पुरानी शक्ल में वापस ले आता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ रह जाती है वो रह जाती है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग को लेके हमारे साथ इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो कंट्रोल P को मैं प्रेस करता हूँ प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक आता है प्रीव्यू प्रिंट का, यानी यहाँ पे जो चीज़ शो हो रही है ये इसी तरह प्रिंट होगी। जैसे सीरियल से लेकर परसेंटेज तक आ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि परसेंटेज तक नहीं, मैं ग्रेडिंग तक प्रिंट करना चाहता हूँ। जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये सिर्फ परसेंटेज तक प्रिंट कर रहा है। तो इसको ठीक करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको कंट्रोल P करके यहाँ से इसको पोर्ट्रेट हुआ है तो आप इसको यहाँ से लैंडस्केप कर दें तो ये ग्रेडिंग पूरी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पोर्ट्रेट के अंदर ही प्रिंट करें तो यहाँ पे आपके पास नीचे 2 ऑप्शंस हैं। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ मार्जिन शो होंगे और मार्जिनस को एडिट करके भी ड्रैग करके आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करके अपनी मर्ज़ी से जो है अपने टेबल को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। मार्जिनस को छेड़छाड़ करना भी मज़े की टेक्निक नहीं है ये। तो मज़े की टेक्निक कौन सी है? वो ये है कि यहाँ से आप चले जाएं पेज ब्रेक व्यू के ऊपर। पेज ब्रेक व्यू के ऊपर जाकर आप थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो ब्लू लाइन है ये एक पेज को
शो कर रही है, यानी यहाँ से जो ब्लू लाइन है थिक वाली, इसका मतलब है कि यहाँ पर पेज ख़त्म हो रहा है। तो अगर इसमें ब्लू लाइन को अंदर लेके जाऊँगा तो ये जो टेक्स्ट है ये पेज से बाहर निकल जाएगा, पेज के ऊपर प्रिंट नहीं होगा। इस ब्लू लाइन को मैं जितना बाहर लेके जाऊँगा ये इस तरह से मेरे पेज के ऊपर एडजस्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज 2 क्रिएट हो गया। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे एक पेज एंड हो रहा है, तो मैं इस पेज को लाइन को घसीट के पीछे लाऊंगा तो ये अब मेरे पास ये जो ब्लैंक जगह आ रही है ये मार्जिन आ जाएगा मेरे पास। कंट्रोल पी करता हूँ तो देखते हैं ये जो जगह ये मेरे पास गैप आ रहा है, स्पेस आ रहा है। तो जो मार्जिन को मैंने छेड़ा था मैं दोबारा ठीक कर सकता हूँ इनको। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रिंटिंग करते वक्त। आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो पेज है वो आपका A4 होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर जो हम काम करते हैं ऑफिस के अंदर वो A4 के ऊपर नॉर्मली प्रिंट किया जाता है। उसके बाद अगर एक्सेल के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो फाइंड एंड रिप्लेस है। जो अगर आपने कभी 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसके अंदर वो शरारत करता है कि कंट्रोल F करके यहाँ से फाइंड करता है और कंट्रोल H से जो है रिप्लेस का ऑप्शन आता है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू, जैसे ये नेम है अली है, तो इसको मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे अली, और इसको मैंने रिप्लेस करना है नुमान के साथ। यानी ये अली नाम गलत लिखा गया था, वहाँ पे नुमान का नाम आना चाहिए था, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस सिंगल भी कर सकते हैं और रिप्लेस सिंगल भी कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। ऑल से ये होता है कि जितने इस नाम के लोग मौजूद होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैंने सिंपली रिप्लेस किया तो ये रिप्लेस हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी एक्सेल की कुछ बेसिक टेक्निक और कुछ फार्मूलाज जो कि आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं। और एक्सेल के ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह आते रहेंगे। एक वीडियो मेरी पहले भी आई हुई है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, 40 मिनट्स के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने उसके अंदर कवर की हुई थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आइंदा आने वाली वीडियोज़ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक्सेल को डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट advanceduser.net को विजिट करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक नहीं करना यार, छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। पसंद अपनी अपनी होती है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।